बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जनाब पाकिस्तान हॉकी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान हॉकी की टीम जो है वो अब जो कम्पीट करने जा रही है और पाकिस्तान हॉकी जो है हमें एक दफ़ा फिर जो है वो रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है। इस अच्छी खबर के हवाले से पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट ने क्या कहा एक्सक्लूसिवली जी टीवी के लिए और जी स्पोर्ट्स के लिए, पहले वो सुनते हैं। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे बताया गया कि पाकिस्तान हॉकी जो वो नेशंस कप में प्रो लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, पर न्यूजीलैंड ने विड्रॉ किया फाइनेंशियल इशू की क्राइसिस की वजह से। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो वो ग्रीन सिग्नल हमें दे दिया है। सो मैं सबको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे। हमारी तैयारी कैसी है प्रो लीग के लिए पाकिस्तान की तैयारी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी ग्रीन सिग्नल मिला, हमारे पास थोड़ा टाइम है। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी कप्तान अम्माद बट को सुना और आप इस बात को विटनेस ज़रूर करेंगे कि जी स्पोर्ट्स मुसलसल जो है वो पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आवाज़ भी उठा रहा है। मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने अपील भी की कि पाकिस्तान हॉकी टीम को जब वो प्रो लीग खेलने के लिए फ़ंड्स का इजरा किया जाए और मुसलसल हम जो है ताहिर ज़मान साहब के साथ और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदों के साथ अपील भी करते रहे। ताहिर ज़मान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा भी रहे हैं और एक खुशाइंद खबर यह है कि एक्सक्लूसिवली जिस तरह आपने सुना जी स्पोर्ट्स में कि अम्माद बट ने यह खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान हॉकी टीम इंशाल्लाह प्रो लीग में शिरकत करने के लिए जा रही है और हमें उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो मज़ीद रिवाइव होगा। लेकिन जिस सहाफ़ी के साथ ये गुफ्तगू की है हमारे बहुत ही अपने इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं हाशिर खटक साहब, उनसे हम जानेंगे कि इसके अलावा और इनकी क्या क्या बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू शरीद हुई है अम्माद बट के साथ। शो में खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन किया हाशिर खटक ने। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपने एक्सक्लूसिवली जी स्पोर्ट्स के लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अम्माद बट ने एक खुशखबरी सुनाई है कि प्रो लीग में पाकिस्तान की हॉकी टीम शिरकत करने के लिए जा रही है और यकीनन जितना खेलेंगे इतना सुधार, इतनी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान में खेल रिवाइव होगा। और क्या क्या गुफ्तगू हुई आपकी अम्माद बट के साथ? जी बिल्कुल अली सलमान, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज कौमी हॉकी की कौमी जो खेल है उसके लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि जो शकूक व शुबहात प्रो हॉकी लीग में शिरकत के हवाले से थे वो आज ख़त्म हो गए हैं और जी टीवी जो है वो और आप खुसूसन आप अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा इसके ऊपर बात कर चुके हैं और अपील भी करते रहे कि इस मामले को हल किया जाए। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रेडिट कप्तान अम्माद बट को ज़रूर दूंगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो है वो इसके लिए मेहनत की है। उनकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई थी इस हवाले से और उसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत अहम शख्सियात के साथ उन्होंने मुलाकातें की थी। तो उनकी जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। तो पूरी कौम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात हैं कौमी हॉकी टीम के लिए कि वो टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे। आज जब हमारी अम्माद बट से बात हुई तो अम्माद बट काफ़ी एक तो बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए और बनती भी है उनकी खुशी की जिस तरह की उन्होंने कोशिश की थी तो उनकी कोशिशें बिलाखिर रंग ले आई हैं। और जब प्रो हॉकी लीग के हवाले से उनसे बात हुई कि तैयारियां कैसी हैं और किस स्पिरिट के साथ वो वहां पर खेलने जाएंगे तो उन्होंने कहा कि जिस किस्म की टीम की परफॉर्मेंस आ रही है गुज़िश्ता एक डेढ़ साल में तो स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो तैयारियों के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि चूंकि अभी टूर्नामेंट में तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त मौजूद है तो कोशिश करेंगे कि जितनी भी अपनी खामियां हैं, जो फ्लॉजेस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करें और टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि ये टूर्नामेंट सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है। उन्होंने यहाँ पर एक खास फोकस दिया कि ये टूर्नामेंट जो है वो मुस्तकबिल में रैंकिंग को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की हॉकी को सही ट्रैक पर लाने के लिए एक जरूरी था, एक टूर्नामेंट का ये ब्रेक थ्रू जो था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो काफी खुश जो है बड़ा दिखाई दिए हैं और अच्छा, उनकी लेकिन ये बताइएगा हाशिर कि ये तो भाई एक अच्छी खबर है कि जनाब प्रो लीग में शिरकत करने के लिए जो है वो पीएचएफ को फंड का इजरा किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ियों की जो डेली का मामला है, जो जाहिर से होता है खिलाड़ी अपना जो है वो शदीद गर्मी में, शदीद तमाज़त में, शदीद सर्दी में जो है अपना काम जारी रखते हैं, पाकिस्तान के लिए अपना पसीना बहाते हैं और मेहनत करते हैं, इनके डेली के क्या मसाइल के हल हुए हैं या नहीं हुए हैं?
देखिए अली सलमान बिल्कुल आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई राब्ता के में इसी हवाले से बात हुई थी और इसी हवाले से जो सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तारिक बुगटी और सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जो है राना मुजाहिद उनको इसीलिए बुलाया गया था और जो तारिक बुगटी हैं उन्होंने गिला भी किया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से हॉकी फेडरेशन को सालाना 35 लाख रुपया मिलता था जो कि 2 साल से मिल ही नहीं रहा है। ना उनको ग्रांट्स मिल रहे हैं, जो थोड़े बहुत ग्रांट्स मिलते हैं वो टूर्नामेंट खेलने की सूरत में जो है वो खर्च हो जाते हैं, फिर प्लेयर्स के पास कुछ भी नहीं होता और प्लेयर्स ने भी काफ़ी हमें जो है वो माज़ी में गिले शिकवे किए हैं। लेकिन अब चूँकि हुकूमत की जानिब से तकरीबन प्रो हॉकी लीग के लिए 35 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो ग्रांट की मंजूरी दी गई है। तो उम्मीद की जा देखिए रही सुना है तो कि ये था कि शायद शायद जो 70 हॉकी करोड़ रुपए के चाहिए जो प्रो लीग में जाने के लिए, 70 से 80 करोड़ रुपए। देखिए अभी तक की जो प्लान है उसमें 33-40 करोड़ रुपए जो है वो की ग्रांट मंजूर की गई है और साथ ही साथ जो है वो यकीन टीम में जाई है। उन्होंने भी आज गिला किया कि ग्रांट्स नहीं दी जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से वो पूरे नहीं किए जाते। जैसे मैंने भी कहा कि 35 लाख रुपए बकौल उनके सालाना मिलते थे, लेकिन अब वो 35 लाख रुपए भी 2 साल से नहीं मिल रहे हैं। तो वो प्लेयर्स को क्या देंगे और साथ ही साथ उन्होंने प्लेयर्स की जो डेली वेजेस हैं, जो डेली अलाउंसेस हैं, उनका भी शिकवा किया, लेकिन इस हवाले से खातिर ख्वाह जो है वो कमेटी में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ठीक है, अच्छा मुझे क्विकली बता दिएगा जाते जाते कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस वक्त जो है दो मुख्तलिफ धड़ों में बटी है। कभी एक गोल पोस्ट के ऊपर जो इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो जाता है, कभी दूसरे गोल पोस्ट के ऊपर इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये इंक्वायरीज का क्या सिलसिला, जरा इसके बारे में भी अपडेट कर दीजिएगा। इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अली सलमान आज जब बैन सूबाई राब्ता कमेटी का इजलास था वो था हॉकी फेडरेशन की माली बेज़ाब्तियों के बारे में और इस हवाले से तारिक बुगटी को बुलाया गया था। लेकिन जब कमेटी का इजलास खत्म हुआ तो वो अपने तारिक बुगटी के अपने गले में पड़ गया क्योंकि कमेटी अरकान ने उनसे सवाल किया कि आपकी तैनाती किस हैसियत में हुई है, किसने की है। तो उन्होंने कहा कि जी उनकी तैनाती निगरान दौरे हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की थी। तो कमेटी अरकान ने कहा, जिसमें शैला रज़ा भी मौजूद थी और वहां बैठी हुई थी और सख्त सवालात जो है वो वहां पर कर रही थी राना मुजाहिद से भी और तारिक बुगटी से भी। तो और दीगर कमेटी अरकान ने भी कहा कि निगरान हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है किसी को जो है वो तैनात करने का, तो आपकी तैनाती कैसे होगी। फिर इसी पर जो चेयरमैन कमेटी है सनाउल्लाह मस्तीखेल, उन्होंने कहा कि वजारत कानून से हम जवाब ले लेते हैं कि आया ये मुमकिन है, क्या निगरान हुकूमत तैनाती कर सकती है कि नहीं कर सकती। अगर तो उन्होंने कहा कि ये तैनाती नहीं हो सकती तो फिर बुगटी साहब को उन्होंने कहा कि आपको घर जाना पड़ेगा और साथ ही साथ फिर शैला रजा की तरफ देख के उन्होंने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि आप तैयार हो जाएं आप सदारत के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच हाशिर खटक, हमें अपडेट कर दे पाकिस्तान हॉकी के मामलात के हवाले से। और जिस तरह हम क्रिकेट के बारे में अक्सर रिकॉर्ड्स को शेयर करते रहते हैं, तो आज हमारे शो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी फैमिली के 11 लोगों ने पाकिस्तान को हॉकी पे रिप्रेजेंट किया और न सिर्फ हॉकी में रिप्रेजेंट किया बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। और यही जी स्पोर्ट्स का खासा है कि हम ढूंढ ढूंढ के चुन के रिकॉर्ड्स जो है वो अपने शोज़ में आपके लिए लेकर आते हैं और एक्सक्लूसिवली, जिस तरह आपने अम्बाद भट्ट का इंटरव्यू सुना, यकीनी तौर पे ये भी आपके लिए एक नई जानकारी होगी, एक नई इंफॉर्मेशन होगी कि पाकिस्तान हॉकी के लिए एक ऐसी भी फैमिली है कि जिसके 11 सपूतों ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया है। और इसी फैमिली से एक असगर याकूब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे शो में मदऊ किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपकी टीम का। असवर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त प्रो लीग के लिए पाकिस्तान को इजाजत मिल चुकी है, आपकी फैमिली के आप समेत मजीद 10 लोगों ने, यानी अगर मजमूई तौर पे बात करें तो एक हॉकी की टीम तो आपके अपने घर में मौजूद है जिसने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। कितनी खुशाइंद ये खबर है कि प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड्स का इजरा हो रहा है। सर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को माली मदद का ऐलान कर दिया है प्रो लीग के लिए। ये एक बहुत खुशाइंद बात है। हम 12वीं रैंकिंग से 19वीं पे इसीलिए पहुंचे थे कि 2019 में हमें प्रो लीग पे इनविटेशन था और चंद लोगों की वजह से हम प्रो लीग पे नहीं जा सके। ठीक है, तो
तो अब ये बताएंगे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी इतने अपने पांव पे खड़ी हो चुकी है कि एशिया में जो भारत की बालादस्ती है उसको चैलेंज कर सके? क्या पाकिस्तान हॉकी में इतना पोटेंशियल है? क्योंकि अम्माद भट्ट तो बड़े इस हवाले से बड़े कीन है और बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस भी शो करते हैं कि उनके प्लेयर का बड़ा अच्छा पूल है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि हॉकी आपका फैमिली गेम है, क्या पाकिस्तान इंडिया की बालादस्ती खत्म कर सकती है, इंडिया को हरा सकती है? पर कभी किसी ने ये सोचा है कि इंडिया हमारे से ऊपर किस तरह गया और क्यों गया? इंडिया हमारे से इसीलिए ऊपर गया है कि वो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करता था। उसने प्रो लीग का चांस मिस नहीं किया था। उनकी रैंकिंग प्रो लीग खेलने की वजह से बहुत अच्छी हो गई थी और रैंकिंग की बेस पे ही उनको ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड और वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में नॉर्मल टीमों से मैचेस मिलते थे, जिसकी वजह से वो आराम से इजीली क्वालिफाई करते थे। और उनका इसी वजह से प्लेयर्स ऑफ पूल भी बहुत ज्यादा है। इस टाइम 3 से 4 टीमें वो एक साथ रन कर रहे हैं। सर देखें ना, ये सारी बातें तो हम सब जानते हैं, लेकिन आप चूंकि प्रोफेशनल प्लेयर हैं, प्रोफेशनल कोच हैं, मैं तो से ये जानना चाह रहा हूं कि अवाम को दिल में जो एक सोच है, एक जहन में जो सोच है कि क्या पाकिस्तान इंडिया को हॉकी में हरा सकता है? सर क्यों नहीं हरा सकता? हम आप लास्ट हमारे प्रीवियस मैचेस देखें, आप बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं। और दूसरा ये है कि इंडिया की टीम को सिर्फ और सिर्फ मैचेस का एक्सपीरियंस है। अब हमारी टीम प्रो लीग में जाएगी और ऑटोमेटिकली उनको 25 से 30 मैचेस अगर साल के मिल जाते हैं तो हमारे टीम की और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस आप देखिएगा, इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अभी हमने लास्ट नेशंस कप का फाइनल खेला है जिसमें हम 6 माह सिर्फ अपने पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करके जाके हमने मैचेस खेले हैं। अगर फिर भी हमने फाइनल खेला है, अगर हमें इंटरनेशनल मैचेस मिल जाएं तो हमारी टीम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दूसरी बात जो हम बात अक्सर करते हैं वो ये करते हैं कि क्या पाकिस्तान हॉकी के मसाइल का जो हल है वो क्या जो है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स है, कि डिपार्टमेंट में जॉब्स देनी चाहिए, या आप समझते हैं कि जो हॉकी लीग है वो इन तमाम तर मसाइल का हल है तो इससे ये खेल दोबारा फ्लरिश हो सके? सर सबसे पहले बात जो आपने डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया, ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये नई जान डाल देंगे पाकिस्तान हॉकी के लिए। हमारी पहले दौर में हमारी टीमें इसलिए अच्छी होती थी कि हर प्लेयर के पास 3 से 4 ऑफर्स होती थी, वो जौन सा मर्जी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता था। अब आप देख लें, वजीर आजम पाकिस्तान के 3 दफा ऑर्डर करने के बावजूद जो चंद डिपार्टमेंट्स हैं वो डिपार्टमेंट्स अपना स्पोर्ट्स ओपन नहीं कर रहे। तो आप देख लें, आपने हॉकी के प्लेयर को या किसी भी गेम के प्लेयर को आपने क्या इनकरेज करके आप उसको हॉकी की तरफ लेके आएंगे? पहले ये होता था कि आप हॉकी खेलें, आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, आपका ब्रेड एंड बटर यही होगा और आपने अपना फुली फोकस जो है वो हॉकी पे करना है। तो इसी वजह से हमारे पास प्लेयर्स ऑफ पूल भी ज्यादा था और हमारी टीम जो है वो विन भी करती थी। तो मेरी गुजारिश होगी वजीर आजम पाकिस्तान से कि वो दोबारा एक ऑर्डर करें जिसपे सब इम्प्लीमेंट करें ताकि डिपार्टमेंट की जो स्पोर्ट्स है वो ओपन हो। मैं खुद इस टाइम इसी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद होने की वजह से ही मैं डसा हुआ हूँ। मैं सुई सौदर्न गैस में था और वजीर आजम जो इमरान खान थे उस वक्त के, उन्होंने हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बंद कर दिया था और उसके बाद अभी 4 साल गुजर गए, आज तक वो बहाल नहीं हुआ। तो ये देखे ना, तो हमारी स्पोर्ट्स कहाँ पे खड़ी है? कम से कम 24 से 25 हजार जो स्पोर्ट्समैन था वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बेरोजगार हुआ है। काइंडली इस चीज का भी उनपे जो है वो नोटिस कोई ले ले। कोई फहमीदा मिर्जा को कभी बुला के पूछ ले कि उनका डिपार्टमेंट ऑफ जो है उसने किस बेस पे बंद किया था और उसका मुतबादिल उन्होंने क्या दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच असफर याकूब साहब। और ये वो गिरिया है, ये वो नोहा है कि जो मुसलसल अपने शोज़ में कर रहे हैं। खिलाड़ियों को रोज़गार चाहिए ताकि वो पूरी तंदई के साथ, जाफिशानी के साथ फील्ड पे दौड़ते नजर आएँ और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करें। जो ये माशी कत्लेआम है खिलाड़ियों का, इसने पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को बहुत हद तक पीछे कर दिया है। और अब यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो ग्राउंड के बजाय, ट्रैक के बजाय मोबाइल्स में और जो है वो गैजेट्स के साथ मुंसलिक नज़र आते हैं। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत से हमारी एक दफ़ा फिर बड़ी पुरजोर अपील है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का जो है वो दोबारा से आगाज किया जाए ताकि दोबारा से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का रिवाइवल हो। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और एक अच्छी खबर आपने सुनी और एक्सक्लूसिवली आपने सुना पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट को कि प्रो लीग के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो क्रिकेट के हवाले से और खासतौर से विमेन क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज विमेन क्रिकेट का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ जो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ी बदकिस्मती है कि इन जैसी शख्सियात को जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा नहीं बनाया जाता, वरना जो लोग ग्रास रूट से पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट को जो है वो कोच कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, इन जैसे लोगों से ज़रूर जो है वो इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सगीर अब्बास साहब, जो ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी भी रन करते हैं, जो विमेंस क्रिकेट के हवाले से बहुत काम कर रही है। और अभी मैं एक ठट्टा की प्लेयर का इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने अपनी इब्तिदाई क्रिकेट का आगाज जो है वो जाका यानी ज़हीर अब्बास क्रिकेट अकेडमी से किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ग्रास रूट लेवल पे सगीर अब्बास साहब काम कर रहे हैं। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई आप? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सगीर भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने ठट्टा की प्लेयर का जिक्र किया, आपकी जो एकेडमी है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विमेंस क्रिकेट के हवाले से सेटअप में कहीं नजर नहीं आते। इससे आपको दुख होता है क्योंकि जितना करीब से आपने इन बच्चियों को देखा है, इब्तिदाई एज से, इब्तिदाई उम्र से, जितना आपने इनके टैलेंट को, इतने स्किल्स को इनको निखारा है, इतना शायद और बहुत कम लोगों ने इस तरह काम किया होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शुरू में एकेडमी सबसे पहली जो बनाई थी वो मैंने ही बनाई थी। उस वक्त सना अमीर थी मेरे साथ, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, जवेरिया वदूद थी कि सर कोई एकेडमी नहीं है तो प्लीज कुछ ऐसा करें कि हमें यहाँ पर प्रैक्टिस मिले। पहले सना अमीर भी कराची में रहती थी अस्करी 5 में जी। तो मैंने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ। फिर मैंने एकेडमी बनाई जो कि मैंने खुद रन की, ना मैंने किसी से कोई स्पॉन्सर लिया ना कुछ किया। मैंने सब अपने जो भी मैं कर सकता था मैंने इनके लिए कोशिश करके जगह भी खुद अपने पैसों से करता था। और काफी लड़कियां जो मेरे पास आती थी, जो माशाल्लाह तकरीबन 18-19 लड़कियां पाकिस्तान से खेली। अभी भी रामीन शमीम हो गई, फातिमा सना हो गई, जो कि बाद में जरूर जलाल के पास चले गए थे, लेकिन इब्तिदा और सारी चीजें सब मुझसे, मेरे पास ये सारी प्लेयर आती थी। अभी मुनीबा अली जो है, ये सब माशाल्लाह से अभी भी 3-4 जो कराची की लड़कियां हैं वो मेरे पास ही से सीख कर शुरू में गई हैं, उसके बाद डिफरेंट जगहों पे गई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इन सब को बेसिक जो है और अपना मेरे मुझसे सीख के गई हैं और जो माशाल्लाह से इन आउट होती रही। और माशाल्लाह अब पाकिस्तान टीम का बिल्कुल इसमें मुनीबा जो बॉयज कैप्टन भी है, ऑफ स्पिनर हो गए रामीन शमीम वो भी, और अब तो पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह से कप्तान बन गई है। जो फातिमा सना माशाल्लाह उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग में बाद में बहुत इंप्रूव किया, बाहर जाके खेली। यकीनन जितना उनको बाहर, हमारी लड़कियों को बाहर जाके खेलने का मौका मिलेगा, खासतौर पे फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है उसमें आप डिफरेंट प्लेयरों के साथ खेली और सीखेंगे तो उसमें ज्यादा हमें फायदा होगा कि हमारे इस काबिल लड़कियां 1-2 हो गई हैं। शुक्र है कि अब फ्रेंचाइज इनको मांगता है और खिलाता है और उससे आप इम्प्रूवमेंट देखें माशाल्लाह से। सना में खास तौर पर उसको ज्यादा बुलाया गया, निदा को एक दफा बुलाया गया था लेकिन वो खातिर खा उसमें कामयाबी और परफॉर्मेंस नहीं दे सकी थी। लेकिन माशाल्लाह सना ने काफी अच्छी परफॉर्म किया, तभी वो माशाल्लाह से पाकिस्तान टीम की सर ये सवाल मैंने आपसे और इसलिए किया कि जब आप इतना करीब से, चूंकि आप जानते हैं जब विमेन प्लेयर को, अब ये जो स्क्वाड का अनाउंस हुआ है ये किस हद तक आपको बैलेंस नजर आ रहा है? क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है जो लाहौर में खेली जाएगी और फिर वर्ल्ड कप में और कोलंबो में मैचेस खेले जाएंगे। जो श्रीलंका में हमारी जो मैन टीम होती है उसके लिए भी जो है वो काफी मुश्किल कंडीशन होती है क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली इतनी पिचेज होती हैं, लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। किस हद तक स्क्वाड आपको बैलेंस नजर आ रहा है? देखिए स्पिनर पे तो हमारे माशाल्लाह से देखें वर्ल्ड की नंबर 1 स्पिनर सादिया, वो भी टीम के शामिल हैं। बाकी रामीन शमीम बहुत अच्छी बॉलर हैं। फिर उन्होंने अभी दोबारा से अपना उमैमा सुहेल को, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, ऑफ स्पिन बहुत अच्छी करती है, उन्होंने 4-5 आउट भी किए थे एक दफा श्रीलंका के, बांग्लादेश में 5 आउट किए थे जज के। तो माशाल्लाह टीम बॉलिंग के हिसाब से तो काफी बैलेंस लग रही है। लेकिन यहाँ पे हमारी बैटिंग का सवाल आता है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जहां अगर थोड़ी टर्निंग विकेटें होती है वहां पे मैंने देखा है कि हमारी लड़कियां थोड़ी सी स्पिनर्स पे हल्की आ जाती हैं। खास तौर पे जो नई लड़कियां आई हैं और नया ट्रेंड जो हर बॉल पे मारना, नया नई क्रिकेट शुरू कर दी है। और ऐसे विकेटों पे हमें टारगेट सोच के होना चाहिए कि हमने ये करना, ये नहीं कि हमने 200 रन करने हर मैच में,
क्योंकि यकीनन मुश्किल विकेटों पर टारगेट आप ऑटोमेटिकली कम करते हो। लेकिन हमारा ये है कि लकीर के फकीर वाली बात हो जाती है, जो भी हमारा कोच बताता है लड़कियों को, जैसे कि भाई मारना है तो बस उन्होंने मारना ही मारना है, ये नहीं देखना कि विकेट कैसी है, थोड़ा ऑब्जर्व कर ले, एक आध ओवर देख लिया। मैंने नई क्रिकेट तो हमारी अच्छा साइन है 2020 के हिसाब से, लेकिन क्योंकि हमारे अभी लड़कियों में वो जान नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो दूसरी टीमों में है। इंडिया की टीम हो गई और बाकी टीमें हो गई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो कि माशाल्लाह काफी अच्छा खेलती हैं, वो क्वालिटी यकीनन हमारी अभी टीम में नहीं है। तो फिर भी हम ये है कि बॉलिंग की वजह से अगर हम स्कोर वहां पे 130, 135 करते हैं तो हमें उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट एक दो मैचों में हम जरूर दे सकते हैं। ठीक रहे, काफी पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अब कुछ नई लड़कियां फिर इसमें शामिल हुई हैं, तो देखें वो कैसा परफॉर्म करती है। ये जो हम लेकिन सीख ये रहे कि- हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, रिजवान वाला तो नहीं सीख रहे? नहीं, रिजवान वाला, और देखें ना, उन्होंने तो हमारे मीडिया का भी कसूर है। हमारे मेन प्लेयर रिजवान और बाबर जैसे अच्छे प्लेयर वनडे में, मैं नहीं समझता उनको बाहर करना चाहिए था, लेकिन अब बाहर कर दिया। अब हम दूसरों पे देखें, क्रिकेट चलाने वाला भी कोई होना चाहिए जो गेम को आगे भी लेके जाए। T20 में माना के चलें, थोड़ा प्रॉब्लम जरूर था स्ट्राइक रेट पे और ये थोड़ा बारी लेके खेलते थे, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें। देखिए, बेसिक अच्छी होनी चाहिए, हर बॉल पे मारने से ये नहीं होता है आप 10 मैच में एक मैच अच्छा जितवा जकीर भाई, देंगे, मुझे लेकिन ब्रेक वो पे जाना पूरा है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मुझे चाहता हूं आपसे इस पे ले लूं ताकि इस टॉपिक को हम फिर यहाँ पे वाइंड अप भी करें। मोहम्मद वसीम हर टूर से पहले, हर सीरीज से पहले बड़े बुलंदोबांग दावे करते हैं। अब इंडिया से हमारा 5 अक्टूबर को मैच है, 8 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका डिफेंडिंग चैंपियन है, कोलंबो जैसी मुश्किल सॉइल्स पे हमें खेलना है। क्या कोई उम्मीद रखी जा सकती है, या मोहम्मद वसीम वैसे ही हमें शुगर कोटेड गोलियां देते रहेंगे? देखिए, रियलिटी तो ये है, जो हम अपनी टीम को देखते हैं एज ए कोच, मैं जब से मुझे तकरीबन 18-20 साल हो गए लड़कियों के साथ, मुझे अभी भी हमारी टीम में काफी गैप्स नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम ये मोहम्मद शायद वसीम को अगर नजर हम- नहीं आते? जी। देखिए, सबको नजर आते हैं, सबने अपनी सीटें भी तो संभाल ली है ना। अगर इस तरह बोल देंगे नहीं जी हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? उनका तो कोई मैच भी नहीं देखेगा, कोई उनको पूछेगा भी नहीं कि भाई आपको कोच क्यों रखा हुआ है, इतने पैसे आप ले रहे हो, जो आप ऐसा बयान दे रहे हो। यकीनन वो तो अपना टाइम पूरा, तो मतलब जो भी बोलने के उन्होंने पैसे ले करना रहे हैं या है। सिखाने के पैसे ले रहे हैं? देखिए ना, यकीनन मेहनत तो करते हैं, लेकिन यकीनन वो बात अभी टीम में देखिए, रियलिटी इंसान को अपने अवाम को रियलिटी बताना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़ाइयां नहीं मारनी चाहिए, जो देखिए आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। एज ए मैं भी बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने भी टीम देखे, सब लड़कियों को खेलते देखा है, इम्प्रूवमेंट जरूर है, लेकिन अभी हम तकरीबन इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से बहुत पीछे हैं। हाँ, फ्लूक कभी लग सकता है, ये नहीं है, क्रिकेट बाय चांस है, कभी भी आप अच्छा बॉल कर सकते हो। देखें, खास तौर पे इधर की विकेटों पे, श्रीलंका के विकेटों पे, अगर हम 130 किसी बड़ी टीम के खिलाफ भी करते हैं और हम अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, एक दो एक्स्ट्रा कैच कर लेते हैं, अच्छे एक दो रन आउट करते हैं, तो जीतना, कोई आगे तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि आपकी टीम अभी बहुत पीछे है। हाँ, ये है कि शायद हम कुछ करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे। जी ठीक है, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह मैंने पहले ही भी कहा कि इंडिया की जो विमेन टीम है उसका स्टैंडर्ड हमसे बहुत आगे है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन है, उसका किसी से ढकी छुपी बात नहीं। हमारी विमेंस टीम तो जो है वो इंडिया की टीम को शायद हरा सके ना हरा सके, लेकिन हॉकी टीम हमारी ज़रूर कह रही है कि जनाब हम इंडिया को हरा देंगे। अब हमारी जो नेशनल मेंस क्रिकेट टीम है, क्या वो इंडिया को हराने में कामयाब होगी या नहीं होगी, ये जानेंगे सगीर अब्बास साहब के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम के बारे में। सगीर अब्बास साहब ने काफ़ी खिलाड़ियों को कोच भी किया है, काफ़ी को करीब से देखा भी है। सर, क्या लगता है आपको कि इस एशिया कप में पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट टीम है, क्या इंडिया को हरा सकेगी या नहीं हरा सकेगी? क्योंकि आकिब जावेद साहब तो कहते हैं कि इंडिया को हम हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और हरा भी देगी, और जबकि वसीम अकरम कहते हैं कि ये टीम जो है वो इसमें इंडिया फेवरेट है। जी, मेरा भी यही ख्याल है, जो वसीम अकरम कह रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बात पे वजन लगता है, क्योंकि देखिए उनकी टीम काफी बैलेंस लगती है। उनके पास जो बैट्समैन है वो भी बड़े मजे हुए, और बड़े जो उनके यंगस्टर भी हैं, वो लगता है कि क्रिकेट उनको खेलनी आती है। हमारे यंगस्टर्स आते हैं, यकीनन हमारे बुरे नहीं होते, लेकिन वही गैप बहुत हो गया है, समझ में नहीं आता इतना गैप ये क्यों कर दिया गया। वरना पहले हमारी टीम और इंडिया की टीम, पहले तो हम जीतते ही थे,
फिर बराबर हुई। अब बराबर के बाद अब काफी हद तक हमारा, अगर आप लास्ट मैचों में देखें पिछले 10-12 मैचों में, तो आपको साफ पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ गया हमारे परफॉर्मेंस पे और इंडिया की परफॉर्मेंस पे। देखिए, इंडिया खेलता है बड़ी टीमों से, हमारी जो टीमें हैं वो खेलती हैं अपना श्रीलंका से और बांग्लादेश से, जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से। तो इसमें आदमी क्या सीखेगा? जब तक आप अपने से ऊपर वाली टीमों में नहीं खेलेंगे, आपको इंप्रूवमेंट उसी में आएगी ना जो आप अच्छा अपने सर, बहुत ऊपर सारे लोग, क्योंकि खेलेगा। वक्त में बहुत सारे लोग ये बात तनकीद कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को होना चाहिए था, और जो फॉर्मर प्लेयर है वो कहते हैं कि बाबर आजम की जो है क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, रिजवान को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, उनकी इज्जत में कमी आ रही है। कोई कुछ किस्म की बातें कर रहा है, कोई कहता है बाबर आजम के बगैर क्रिकेट अधूरी है। आपको लगता है कि क्या वाकई हमारे मसाइल कल बाबर आजम, रिजवान और शाहिन शाह अफरीदी रह गए? नहीं, देखिए, बाबर आजम, ये लोग प्लेयर तो बड़े हैं, सही है, स्कोर नहीं किया काफी अच्छे से इन्होंने, लेकिन अभी भी आप अगर उनका नाम लेते हैं तो अगर आप स्क्वाड में जब बाबर नजर नहीं आता तो आप कहते हैं बाबर को होना चाहिए था। मतलब कोई भी, जब भी आप देखें, बाहर के प्लेयरों को देख लें, इंडियन प्लेयरों ने भी काफी बोला कि बाबर को नहीं रखा गया, लेकिन देखें प्लेयर वो बहुत बड़े हैं। अब ये कि अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं कर पा रहे। देखिए, मेरे ख्याल में वनडे में उनको हर हिसाब से बाबर को तो होना ही चाहिए था। ठीक है, वो बेशक चौथे नंबर पे आके खेलें, सर्कल जो 10-12 ओवर का शुरू का होता है, बेशक उसको ओपनर ना भेजे, वन डाउन भेजे जब नया बॉल थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि हमने ये देखा है वो थोड़ा सा आजकल इन स्विंग पे, अंदर आने वाली बॉल पे थोड़ा उनसे नहीं खेला जा रहा। हालांकि काफी पुराना उनका ये फॉल्ट है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो उस पर हैवत है कि मुझे उन्होंने अभी तक ये लेकिन सगीर भाई, जब आप ये बात कर रहे हैं बाबर को होना चाहिए था, आप ये बात नोट कर रहे हैं कि बाबर अंदर आती हुई गेंदों पे स्ट्रगल कर रहे हैं। जहीर अब्बास साहब के पास अजहरुद्दीन आ जाते हैं, उनकी ग्रिप को चेंज करा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि अजहरुद्दीन का कैरियर जो है वो एक अलग तरीके से एक जो है वो रिवाइव हो जाता है। ये क्यों नहीं जाते जहीर अब्बास साहब जैसे लोगों के पास? क्यों नहीं जाते मियादाद जैसे लोगों के पास? क्यों नहीं जाते इंतजाम के पास? क्यों अपनी गलतियों पर जो काम नहीं करते? क्यों फिर इनके फादर बार बार आके कहते हैं सिद्दीकी साहब के मैं इसका कोच हूं? अली भाई, मसला ये है कि हमारा जो पहले प्लेयर पूरी तरह बनता भी नहीं है, हम उसको आसमान से भी ऊपर उठा लेते हैं, और जब वो गिरता है तो हम ऐसा गिराते हैं कि वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसको ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। साइम अयूब के साथ भी थोड़ा सा ये हो रहा है, उसको इतना चढ़ा दिया है कि अब वो देखिए पहले वाली परफॉर्मेंस यकीनन जब से अनफिट हुई उससे भी फर्क पड़ा है। लेकिन आप प्लेयर को कुछ करते हैं तो आप समझते हैं इसमें आपके अंडर 19 कैप्टन रवि राजा साहब कसूरवार हैं इतना चढ़ाने में? सारे ही हमारे, देखिए, मीडिया का भी बहुत कसूर है इसमें। मैं तो बोलूंगा, देख जब वो करता तो कहां से कहां उसको मीडिया ने तो बचाया किसी था। ने नहीं बोला, आज तक मैंने किसी एंकर ने को नहीं सुना कि इतना अच्छा खेलता है मैं शादी कर लूं। किसी एंकर ने नहीं बोला कि पाकिस्तान को जीतना है, कि बाबर आजम की बैटिंग देखनी है। देखिए, शुरू में तो बाबर आजम ही था, वर्ल्ड नंबर 1 कैसे बने, वो काफी अच्छे तक रहे। चले थोड़ी बहुत हल्की टीमों से भी खेले, लेकिन देखिए स्कोर होता है, चाहे वो हल्की टीम के खिलाफ हो या यकीनन जब अच्छी टीमों के खिलाफ है ज्यादा नाम होगा। लेकिन देखिए ना, हम ही इसको नंबर 1 कह रहे थे ना कि दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। जब हमारी बहस होती थी विराट कोहली और बाबर आजम, लेकिन मैंने हमेशा विराट कोहली को नंबर 1 बोला, क्योंकि मैं कभी भी किसी चैनल पे बैठा हूँ। देखिए, आप किसी से कंपेयर कर सकते, आप फॉरन विवेन रिचर्ड से आपने कंपेयर करना शुरू कर दिए। उन्होंने जी क्रिकेट खेली है और मैच जितवाए, लगता है कि वो प्लेयर थे। हमारा जरूर ये बात नहीं है कि प्लेयर नहीं है, लेकिन उनका जो एवरेज है जितवाने का मैच बहुत कम है, थोड़े से अपने लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है सर मेरा, आखिरी सवाल है कि शान मसूद को जो हमारे टेस्ट कैप्टन है उनको डी कैटेगरी में रखा हुआ है, और फिर हमारे पास से ए कैटेगरी खत्म कर दी गई है। एक तो ये चीज़ आप किस तरह देख रहे हैं, और फिर एक आज तरदीद आई है पीसीबी की तरफ से कि शान मसूद की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है और सलमान आगा को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन नहीं बनाया जा रहा। इस पर क्या कहेंगे? अपने आप के अपने प्लेयरों को खुद ही डिग्रेड कर रहे हैं ना। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्लेयर एक कैटेगरी में नहीं है। शान मसूद कप्तान आपने बनाया, आपने क्यों बनाया है? मतलब वो डिग्रेड का मतलब आप तो उसको बिल्कुल उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। कप्तान जरूर उसमें किसी प्रेशर में बना रहे हैं उसको, लेकिन आप उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहे, तो आपने उसको तभी डी कैटेगरी दी हुई है। अरे भाई, चले माना कि उसे वनडे उसको आप नहीं खिलाते, T20 नहीं खिलाते, लेकिन असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, उसमें आपने उसको कप्तान बनाया, उसको डिग्रेड करके डी में दिया हुआ है। इससे बेहतर तो उनको ये डी लेने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने प्लेयरों की इज्जत तो करें, आप उनको आगे तो लेकर आए। आप तो उनको और डिग्रेड किए जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। आपके पास कोई एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं है तो आपकी टीम कैसी? और आप वर्ल्ड कप में बातें कर रहे हैं, हम इंडिया को हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, तो आप कैसे हराएंगे? आप तो सोचने वाली बात है, सीधी सीधी बात है। आप मैनेजमेंट को पता है असल बात कि आप कुछ नहीं कर सकते, और आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो।
आपके पास ए ग्रेड के कोई आप समझते हो खुद इतने बड़े बड़े लोग थिंक टैंक बैठे हुए हैं आपके सीधे उनको ही पता है कोई ए ग्रेड का प्लेयर ही नहीं है, तो फिर आप इतनी बड़ी बातें ना करो ना, सही। जो भी है फिर आप उसको उसी तरह चलो लेके। यदि हम कोशिश करेंगे आप तो कह रहे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे जब आपके पास ए ग्रेड का प्लेयर नहीं है। दुनिया के पास तो कितने ए ग्रेड के प्लेयर है, हमारा उनके पास ए ग्रेड से बी ग्रेड में आने में मुश्किल हो जाती है प्लेयरों को, और हमारे तो ए ग्रेड में कोई आ नहीं रहा। आप इससे खुद अंदाजा लगाए अली भाई, ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी टीम का क्या हाल कर रहे हैं। से हमारी नई वाले क्या बोलो चेयरमैन साहब आए तब से तो हमारी क्रिकेट 2 लोगों के हाथ चली गई और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया क्रिकेट का। अरे एक सीरीज जितवा दी, स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी आप उसको किसी को किंग बना दो, ऐसे नहीं होता। सब कुछ आप इन्हीं के हवाले कर सर फिर अब आपने ये बात कर दी तो मेरा बाउंसर कराने का दिल चाह रहा है। गवर्निंग बोर्ड में ज़हीर अब्बास साहब है ना, वो नहीं बताते? अरे उनको तो कुछ पूछते ही नहीं होंगे ना, एक अकेला आदमी लड़ने वाला, वो तो सीधे आदमी और साफ बोलते और सच बोलते हैं। आजकल सच कहाँ चलता है, झूठ वाले ही आगे, जो चमचेगिरी करने वाला वही आगे। तो ज़हीर भाई सॉरी अली भाई, उनकी बिल्कुल ही आदत नहीं कि किसी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस मुल्क की बदकिस्मती। सर मैंने पहले कहा कि अगर ज़हीर अब्बास साहब की मौजूदगी का फ़ायदा नहीं उठा रहे, जावेद मियांदाद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा नहीं उठा रहे, अगर इंजमाम है, अगर टेस्ट की अगर बात करें, शोएब मोहम्मद जैसे लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब खुद बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, आमिर मलिक जैसे प्लेयर हैं, कोचेज हैं, अगर इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे आप, तो फिर ये आपकी बदकिस्मती है। इन प्लेयर के पास तो बहुत कुछ है सिखाने के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर फर्स्ट क्लास ज़हीर अब्बास साहब, जो क्रिकेट के हवाले से अपने इज़हार ख्याल कर रहे थे। इसके साथ साथ आज हाशिर खटक भी हमारे साथ मौजूद थे, और साथ में हम जो है वो असफर याकूब साहब के भी इंतहा शुक्रगुजार हैं, और कप्तान जो पाकिस्तान हॉकी टीम के अम्माद भट्ट, उन्होंने भी आज के शो के लिए जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जी स्पोर्ट्स को, तो उनके भी हम इंतहा शुक्रगुजार हैं कि आप सबकी मौजूदगी ने आज के शो को हमारे लिए यादगार बनाया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।